अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ, ये हमारा लिपिड से रेलेवेंट ही एक टॉपिक है। तो जिस तरह से हमारा लिपिड का चैप्टर बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कंटिन्यू है, हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। हमने डाइजेशन ऑफ लिपिड्स देखा, हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स देखा। अब जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है कन्वर्जन ऑफ ट्राई इसाइल ग्लाइसरोल इनटू ग्लाइसरोल। अब हमारा टॉपिक ये है कि हमने ट्राई इसाइल ग्लाइसरोल को ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करना है। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल की तरफ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर से बेटर हो सके और वो बेटर से बेटर जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड कर सके। बॉडी में हमारे लिए वर्क करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारी डाइट से आती है, और हमारी जो डाइट है उसमें लिपिड्स एक अहम पार्ट प्ले करता है। तो यहाँ पे जो आपके पास टॉपिक इस टाइम नजर आ रहा है वो कौन सा टॉपिक है? वो है जी कन्वर्जन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल इनटू ग्लाइसरोल। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको एक स्ट्रक्चर की डायग्राम शो हो रही है, बेसिकली ये एक ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है। मैं अगर वर्ड यूज करूं ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल, तो इसका मतलब ट्राई ग्लाइसराइड ही है। क्या मतलब? मतलब ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल और ट्राइग्लाइसराइड, बेसिकली ये दोनों एक ही नाम, एक ही चीज के दो नाम हैं, ये सिनोनिम्स हैं, ये एक ही चीज को जाहिर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राइग्लाइसराइड या ट्राइएसाइलग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। एज द नेम इंडिकेट, ट्राई स्टैंड्स फॉर थ्री। मींस यहाँ पर हमारे पास तीन फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल उनके साथ अटैच होगा, और हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा प्रोडक्ट है? वो है जी ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड या ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल। आगे चलते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग दी है कि कन्वर्जन करनी कैसे है, कन्वर्जन होनी कैसे चाहिए। तो यहाँ पे आपको थ्योरी का एक छोटा सा पैराग्राफ नजर आ रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन पे नजर डालते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो मैं अपने कर्सर से आपको दिखा रही हूं, आप देखें कि ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका ही दूसरा नाम ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल है। जब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ट्राइग्लाइसराइड की का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, और इस रिएक्शन में वाटर की ब्रेक डाउन होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर वाटर की ब्रेक डाउन हो, तो आप बेटर तरीके से जानते हो कि हम उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। द प्रोसेस इन विच वाटर इज ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयन इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ट्राइग्लाइसराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर की ब्रेक डाउन होती है, और बिल्कुल इसी तरह से ट्राइग्लाइसराइड का मॉलिक्यूल भी दरमियान में से टूट जाता है। जैसे ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल की ब्रेक डाउन होती है, उधर से वाटर की ब्रेक डाउन होती है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, पहला प्रोडक्ट बनता है हमारे पास ग्लाइसरोल का, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है फैटी एसिड्स का। क्लियर? अब यहाँ पे वाटर की जब ब्रेक डाउन होती है तो इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ट्राइग्लाइसराइड का मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक हुआ था, एक एक करके उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ओके, तो हमारे पास ग्लाइसरोल प्रोड्यूस होता है और साथ हमारे पास तीन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली ग्लाइसरोल में हमारे पास तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे तीन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हम इसको ट्राइग्लाइसराइड का नाम दे रहे हैं। डियर वीवर्स, यहाँ पे मैंने RA, RB और RC नॉमिनेट किया है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पे कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे भी आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद है,
और यहाँ पे भी आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद है। क्लियर? उसको नॉमिनेट करने का मकसद कि यहाँ पे RA है, RB है, RC है, मींस तीनों ही अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट है। आगे हम एक पूरा स्ट्रक्चर भी ट्राइग्लाइसराइड का देखेंगे तो आपको ये आर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसी लेक्चर में हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपको ट्राइग्लाइसराइड का एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा। ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल, also known as triglycerides, are converted into glycerol through a process called hydrolysis. हाइड्रोलिसिस में ब्रेक डाउन हो रही है वाटर की, प्राइमरीली बाय द एंजाइम लाइपेज। यानी कि ये जो सारा काम हो रहा है, ये जो सारी कन्वर्जन हो रही है, ये किसके एक्ट पे हो रही है, ये किसके जो है वो एक्शन की वजह से हो रही है? ये लाइपेज एक एंजाइम है, उसकी वजह से ये सारा रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। दिस रिएक्शन ब्रेक्स डाउन द ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल्स इनटू ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड्स। इस रिएक्शन की वजह से हमारा एक ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल में और 3 फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। द फैटी एसिड्स कैन देन बी यूज्ड फॉर एनर्जी while the glycerol is further metabolized in the liver. मीन्स फैटी एसिड्स हमारे वो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं लिपिड्स की डाइजेशन में, जिन्होंने हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाना होता है। फैटी एसिड्स हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि कहता है वो कि ग्लाइसरोल में अभी भी जरूरत है कि वो फर्दर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को फॉलो करे और लीवर में जाके जो है वो मेटाबॉलिज्म को के अंडर जाए और फिर आगे उसके ऊपर न्यू प्रोसेसेस इंप्लीमेंट हो। तो डियर व्यूअर्स, यहां आपको एक दफा रिकैप में प्रोडक्ट्स का फिर देती हूं कि मैंने बात की कि अगर फैटी एसिड्स आपके सामने आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लिपिड्स का मॉलिक्यूल है वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, फैटी एसिड बन चुका है। नाउ फैटी एसिड्स आर रेडी टू एब्जॉर्ब एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जबकि ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल को अभी फर्दर मेटाबोलाइज होने की जरूरत है और वो लीवर में जाके इस प्रोसेस के अंडर जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमें इक्वेशन समझ आ गई है तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक एंजाइम का जिक्र किया, एंजाइम लाइपेज। वो एंजाइम इस इक्वेशन पे क्या एक्ट कर रहा है अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। आपके सामने ये पिक्चर आ रही है। इस पिक्चर में मैंने यहाँ पे हेडिंग पुट की हुई है कि ये कन्वर्जन की पिक्चर है। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको मैं वन बाय वन स्टेप बताती हूँ। आप देखें कि ये मेरा कर्सर आपको शो करवा रहा है कि बेसिकली मैंने यहाँ पर एक ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल लिया है। ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल आपको एरो से नजर आ रहा है, ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल। और ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये इसके एच स्ट्रक्चर्स हैं देख सकते हैं आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे एच स्ट्रक्चर जो हैं वो कार्बन्स को ही शो करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये कार्बन के ही एटम्स मौजूद हैं जो अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन के जरिए पूरी कर रहे हैं। क्लियर? तो आपने ये जो एजेस बनाने हैं ये भी काउंट करके बनाने हैं, उसी के हिसाब से आपका फैटी एसिड तैयार, फैटी एसिड्स भी आपके उसी के हिसाब से तैयार होंगे। ठीक है, ग्लाइसरोल भी आपका उसी के हिसाब से ही प्रोड्यूस होगा। तो आपने जब भी अगर कोई ऑर्गेनिक के स्टाइल में स्ट्रक्चर बनाना है तो ये काउंट करने हैं इसके एजेस, अदरवाइज आपने कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प ले लेनी है और कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प लेते हुए आपने अपने मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है, उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अब देखिएगा वीवर्स के ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल जाता है किस प्रोसेस के अंडर? हमारे हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के अंडर जा रहा है। और यहाँ पे हमारा जो एंजाइम हमारी हेल्प कर रहा है दैट इज द पेंक्रियाटिक लाइपेज। डेफिनेटली पेंक्रियाटिक जूस भी वहां पे मौजूद है, पेंक्रियाटिक लाइपेज भी वहां पे मौजूद है, लेकिन मैंने ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल के स्ट्रक्चर को नाम दिया है दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2, दिस इज द कार्बन नंबर 3। अब आप देख सकते हो कि जब भी ब्रेक डाउन होगी तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, या तो 1 और 2 का बॉन्ड टूटेगा या 2 और 3 का बॉन्ड टूटेगा। पहले कोई एक बॉन्ड टूटेगा, या तो 1 और 2 के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होगा
या 2 और 3 के दरमियान का बॉन्ड जो है वो ब्रेकेज की तरफ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप ये बताता है कि ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल पे जब पेंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है तो एक फैटी एसिड रिमूव हो जाता है। अब ये एक फैटी एसिड जो रिमूव होता है यहाँ मेंशन किया गया है, या तो वो कार्बन 1 का फैटी एसिड होगा या वो कार्बन 3 का फैटी एसिड होगा। तो स्टूडेंट्स क्या मतलब अगर 1 और 2 के दरमियान का बॉन्ड टूटेगा तो वो कार्बन 1 का फैटी एसिड होगा जो कि सेपरेट आउट हो जाएगा। और अगर कार्बन 2 और 3 का बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास सेपरेट होने वाला फैटी एसिड कार्बन 3 होगा। ठीक है, टर्मिनल कार्बन ही हमारे पास रिलीज आउट होंगे इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। तो कार्बन 1 एंड कार्बन 3 जरूर लिखना है आपने कि इन दोनों में से कोई एक फैटी एसिड के फॉर्म में रिलीज आउट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बचा है। पहले हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल था, अब हमारे पास डाइएसाइल ग्लाइसरोल कहलाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा एक फैटी एसिड रिलीज आउट हो चुका है, सेग्रीगेट हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने और करके दो नाम लिखे हैं। वो कहता है कि या तो 1,2 डाइएसाइल ग्लाइसरोल बनेगा। स्टूडेंट्स 1,2 डाइएसाइल ग्लाइसरोल कब बनेगा? जब ब्रेक डाउन होने वाला बॉन्ड ये होगा 2 और 3 के दरमियान का, और रिलीज होने वाला फैटी एसिड भी यही होगा कार्बन 3 वाला। तो हम कहेंगे कि हमारे पास बनने वाला डाइएसाइल ग्लाइसरोल जो है वो 1 और 2 का डाइएसाइल ग्लाइसरोल है। अगर केस चेंज है मींस बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है, अब मैं दूसरी बात करने जा रही हूं कि जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है 1 और 2 के दरमियान का ब्रेक हुआ है, तो जाहिर सी बात है रिलीज आउट होने वाला फैटी एसिड कौन है? कार्बन 1 का फैटी एसिड रिलीज आउट हो रहा है। और पीछे जो डाइएसाइल बच रहा है वो कौन कौन से कार्बन का बच रहा है? वो कार्बन 2 एंड कार्बन 3 का बच रहा है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर होगी कि देखें, अगर 1 और 2 के दरमियान का बॉन्ड टूटता है तो पीछे रहने वाला डाइएसाइल 2,3 कहलाएगा, और अगर 2 और 3 के दरमियान का बॉन्ड टूटता है तो पीछे रहने वाला डाइएसाइल 1 और 2 का कहलाएगा। सो सिचुएशन आपके सामने है 1,2 डाइएसाइल ग्लाइसरोल या फिर 2,3 डाइएसाइल ग्लाइसरोल। अब ये रेडी है एक और फैटी एसिड को रिलीज आउट करने के लिए। अगेन पेंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट कर रहा है, अगेन पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो अपना एक्शन शो कर रहा है और एक और फैटी एसिड्स को ये निकाल रहा है। अब आप ये देखें कि अगर ये फैटी एसिड को निकालेगा तो वो कौन सा हो सकता है। देखें बेटे, अगर 1,2 डाइएसाइल है तो 1 निकल जाएगा, अगर 2,3 डाइएसाइल है तो 3 निकल जाएगा। क्लियर? मींस उसने ये बताया कि अगेन हम 1 और 2 और 3 में 2 कॉमन है तो 2 को रिलीज आउट नहीं करवा रहे। हम अपने माइंड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कहते हैं कि अगर 1,2 डाइसाइल ग्लाइसरोल बना है तो कार्बन 1 का फैटी एसिड रिलीज आउट हो गया है, और अगर 2,3 डाइसाइल ग्लाइसरोल बना है तो कार्बन 3 का फैटी एसिड रिलीज आउट हो गया है, सेग्रीगेट हो गया है। और यही फैटी एसिड हमारी बॉडी में जो निकल के जा रहे हैं ये एनर्जी देने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास पीछे क्या चीज रह जाएगी। ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल से एक फैटी एसिड निकला, डाइएसाइल ग्लाइसरोल रह गया, डाइएसाइल ग्लाइसरोल से एक और फैटी एसिड निकला। तो आपको पता है कि फिर हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे मोनोएसाइल ग्लाइसरोल। मोनो का मतलब एक सिंगल फैटी एसिड हमारे पास मौजूद है, और वो कौन से कार्बन का हमारे पास मौजूद है? कार्बन 2 का। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये 2 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल है। 2 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल, एक फैटी एसिड इसमें मौजूद है 2 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल में। क्लियर? हमारे पास एक ये जो है एसाइल ग्लाइसरोल है जिसके अंदर एक फैटी एसिड हमारे पास मौजूद है। तो आप देख सकते हो कि इसके साथ दो तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला ट्रीटमेंट क्या है कि इसके ऊपर इंजाइम जो एक्ट करे उसका नाम है 2 मोनोग्लाइसेरिडेज। ये 2 मोनोग्लाइसेरिडेज, अगर ये इंजाइम एक्ट करेगा
तो ये बहुत इजीली फैटी एसिड तीसरे को रिमूव करेगा और साथ ग्लाइसरोल बन जाएगा। फैटी एसिड रेडी है एनर्जी देने के लिए और ग्लाइसरोल रेडी है लीवर में जाने के लिए, ताकि वहां पे इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म हो सके। जबकि जो 2 मोनो एसाइल ग्लाइसरोल है, अगर आइसोमरेज के अंदर जाए, इसको हम कहते हैं कि आइसोमरेजेशन हमारी इस एंजाइम के थ्रू हो रही होती है। आइसोमराइजेशन क्या होती है? आइसोमराइजेशन में स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है उसमें डिफरेंस आता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम रहता है। तो आप देखो कि सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है कि जो 2 मोनो एसाइल ग्लाइसरोल था वो आइसोमरेज की वजह से 1 मोनो एसाइल ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप चेक करो तो इन दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। सिर्फ इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कहना चाहिए हमें कि सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 मोनो एसाइल ग्लाइसरोल पे आइसोमरेज जब एक्ट करता है तो आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस यहां पर हो रहा है। 2 मोनो एसाइल ग्लाइसरोल और 1 मोनो एसाइल ग्लाइसरोल दोनों के हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। 1 मोनो एसाइल ग्लाइसरोल पे अगेन पेंक्रियाटिक लाइपेज अपना एक्शन शो करवाता है और तीसरा फैटी एसिड भी रिलीज आउट हो जाता है, और पीछे जो चीज बचती है वो हमारे पास ग्लाइसरोल बचता है, और ग्लाइसरोल अगेन रेडी है लीवर में फर्दर मेटाबॉलिज्म को फॉलो करने के लिए। तो डे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपने कन्वर्जन देखी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात को दोबारा एक दफा देख लें कि ये आपको एरो दिखा रहा है कि पहला फैटी एसिड यहाँ रिलीज आउट हो रहा है, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल में से एक फैटी एसिड निकल गया, पीछे डाई एसाइल ग्लाइसरोल रह जाएगा, चाहे वो 1 2 हो या 2 3 हो। दोबारा एक फैटी एसिड रिलीज आउट हो रहा है, दूसरे नंबर का फैटी एसिड रिलीज आउट हो रहा है। तो अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा है दैट इज द 2 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल। अभी इसमें एक फैटी एसिड और मौजूद है जिसको हमने रिमूव करना है, और पीछे हमारे पास खाली ग्लाइसरोल रह जाएगा। और इस 2 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल की मैंने आपको फेथ बताई है कि इसका ट्रीटमेंट 2 तरह का हो सकता है, लेकिन आप व्यूअर्स गौर करें कि इसका ट्रीटमेंट दोनों तरह से एक ही रिजल्ट आ रहा है कि हमारा तीसरा फैटी एसिड भी रिमूव हो रहा है, और साथ जो चीज हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है उस प्रोडक्ट का नाम है ग्लाइसरोल। और ग्लाइसरोल हमारे किस बॉडी पार्ट की तरफ मूव होने के लिए चाहते हैं? ग्लाइसरोल हमारे लीवर की तरफ मूव होने के लिए जाते हैं, और वहां पर ये फर्दर मेटाबॉलिज्म को फॉलो अप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। ये कन्वर्जन्स जो हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट हैं, बट अगर इनको थोड़ा ट्रिकी स्टाइल में किया जाए तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है कि अगर आप इसको इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ के लेकर चलो तो ये एक ऐसी कन्वर्जन है जिसको आप जल्द अज जल्द अपने माइंड में बिठा भी सकते हो, और ये आपके माइंड से कभी भी नहीं निकलेगी। सो डियर व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे।